Hello everyone, I am Dr. Preeti Baghel. I am practicing as a senior consultant in Obs and Gynae in Elite Hospital छिंदवाड़ा। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो मार्च है वो एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ है। इसी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा एंडोमेट्रियोसिस के बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। जब भी हमारी एंडोमेट्रियोटिक जो ग्लैंड्स होती है वो गर्भाशय छोड़ के कहीं बाहर हमें मिलती हैं, उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जो हमारी बच्चेदानी की अंदर की लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यह जो एंडोमेट्रियम होता है वो हार्मोन के प्रभाव में विकसित होती है और हर माह के अंतिम चरण में रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है, जिसे कि हम पीरियड या मासिक धर्म कहते हैं। इसी तरीके से बच्चेदानी के बाहर जो एंडोमेट्रियम एक्टोपिक इम्प्लांट्स होते हैं वो भी हार्मोन्स के प्रभाव में होते हैं। वो भी जब भी हार्मोन्स बढ़ते या घटते हैं वो भी शेड होते हैं और इन पे भी रक्तस्राव होता है, लेकिन ये रक्तस्राव के बाहर निकलने की जगह नहीं होती, तो वो एक ही जगह एकत्रित होने लगते हैं। जब यह किसी जगह इकट्ठे होने लगते हैं तब इन्हें हम एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जगह जहाँ हमें एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट मिलते हैं वो है ओवरी। यहाँ पर जो हमारा रक्तस्राव होता है वो बार बार होता है और बाहर निकलने की जब जगह नहीं मिलती तो एक चॉकलेट लाइक अपीयरेंस कर देता है सिस्ट की, जिससे कि हम चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी कहते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन जगह है गर्भाशय की पोस्टीरियर वॉल, मतलब पीछे वाली वॉल पे। जो गर्भाशय की पीछे वाली वॉल होती है और जो आते होती है उसके बीच में पाउच ऑफ डगलस होता है। यहाँ पर अगर एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट होता है तो इसे हम डीप एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। कभी कभी जब हमारा जो सीज़र हुआ था उसके स्कार में भी हमें एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स मिलते हैं, इसे हम सीजरियन स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। कभी कभी जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें एक चीरा दिया जाता है नीचे, उस साइड पे भी हमें एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स मिल सकते हैं, जिसे कि हम एपिज़ोटमी एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स कहते हैं। कभी कभी बहुत रेयरली ये आँख, नाक, कान में भी हमें मिल सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या होते हैं। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होना, ये बहुत ज़्यादा लक्षण होते हैं। यहाँ इस टाइप का पेन होता है कि पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटी भी हैम्पर हो जाती है। मतलब पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो जाती है, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता और परसिस्टेंट पेन उसको रहता है। ये कब होता है? ये पीरियड के पहले हो सकता है, पीरियड के दौरान पेन रह सकता है और पीरियड चले जाने के बाद भी ये पेन परसिस्ट रह सकता है। जब पेशेंट को डीप एंडोमेट्रियोसिस होता है तब पेशेंट को रिलेशन में भी काफ़ी पेन रहता है, जिसे कि हम डिस्पैरोनिया कहते हैं। इस एंडोमेट्रियोसिस के कारण पेशेंट के एंडोमेट्रियोसिस और पेन के कारण पेशेंट के बच्चे होने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, जिसके कारण पेशेंट को इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इसका इलाज क्या होता है? इसका मुख्य इलाज है कि हम किसी भी तरीके से पीरियड को रोक दें। अब इसका इलाज पेशेंट की एज क्राइटेरिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे 3 ब्रॉड एज होती है, एक कोई भी पेशेंट अनमैरिड हो, एक मैरिड हो जो कि कंसेप्शन चाहती हो, तीसरी जिसकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई हो। इन तीनों में मैनेजमेंट थोड़ा हमारा डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर कोई अनमैरिड फीमेल होती है और अगर उसको चॉकलेट सिस्ट होती है तो हम सर्जरी द्वारा उस सिस्ट को निकालते हैं और उन्हें कुछ समय के लिए हार्मोन थेरेपी पे हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन पे रखते हैं। इसको हम 3 से 6 महीने भी रख सकते हैं और कभी कभी 1 साल भी रख सकते हैं। बीच बीच में हम साइकिल्स में ब्रेक देते हैं। इसके बाद फिर हमें ये हार्मोन्स कंटिन्यू करना पड़ता है जब तक कि पेशेंट प्रेगनेंसी वाली स्टेज तक ना पहुंच जाए। सेकेंड होता है अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी चाहती हो और अगर ये इम्प्लांट्स होते हैं और अगर साथ में एंडोमेट्रियोमास हो तो उनको सर्जरी से निकाला जाता है। फिर बाद में पेशेंट को कुछ हार्मोनल सप्रेसिव थेरेपीज़ दी जाती है। फिर बाद में कुछ अंडे बनने की दवाई दी जाती है, जिसे कि सोनोग्राफी से फॉलो करके आगे कंसेप्शन के लिए ट्राई किया जाता है। लास्ट होता है कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो और जो कि 40-45 या मेनोपॉज के पास हों, उनको हम बच्चेदानी निकालने की सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चेदानी के साथ अंडे दाने निकालना की सलाह हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें इस बीमारी में हार्मोन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट में हम हिस्टेक्टमी के साथ साथ ओफरेक्टोमी ज़रूर करते हैं, दोनों साइड की।
अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत डीप एंडोमेट्रियोसिस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्जरी से रिलीव नहीं होते। ऐसे पेशेंट को हमें कंटिन्यूस कुछ समय के लिए इंजेक्शंस में भी रखना पड़ता है, जिससे कि पेशेंट को टेम्पररी मेनोपॉज हो जाए। ये इंजेक्शन जो है वो 3 महीने और 6 महीने के लिए भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है। होप सो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पता चला हो, ये बीमारी कैसी है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। थैंक यू।